एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया है आईआरजीसी की तरफ से। ईरान का ये बड़ा दावा है, ईरान का इजराइल को लेकर ये बड़ा दावा कि वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस पर अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। देखिए जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, अब यहाँ पर दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, ईरान की तरफ से हो रहे हैं, इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है उस लिहाज से। हालांकि अब जब 72 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो अब युद्ध की इन परिस्थितियों में संभव तो कुछ भी है, लेकिन इन सबके बीच बातचीत का क्या कोई विकल्प खुला हुआ है, क्या खुल पाएगा, या बातचीत की टेबल पे आने के लिए अलग अलग पक्ष तैयार होंगे, ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। अशोक सर, आपके पास सर इस क्वेश्चन को लेकर मैं सीधे आ रही हूं इस वक्त। सर, आपको लगता है कि क्या कोई परिस्थिति अभी के हालातों में है कि बातचीत की टेबल पर अलग अलग पक्ष जा पाएंगे? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो अगर आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है जो ये आईआरजीसी और ईरान बातचीत करने के लिए राजी हो गया है, और ट्रंप ने कहा है मैं मान गया हूं बातचीत करने के लिए। तो बातचीत ओमान ने मध्यस्थता की है अभी भी, इसके बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ है, इसके बाद भी ओमान ने मध्यस्थता शुरू की है, और मैं मान गया हूं बातचीत के लिए। परंतु हमें मालूम है जो राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं उसको पूरे उन्हीं शब्दों को आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत आपको देखना पड़ता है, जो उसको बहुत ही एग्जैजरेशन हो सकता है, बहुत ही अतिशयोक्ति करके वो बात कर सकते हैं। परंतु उनकी तरफ से ये अगर बयान आया है तो उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए कहते हैं ईरान के पास कितना असला है, कितना उसके पास आर्सेनल है अपनी मिसाइल्स का और अपने ड्रोन्स का। ड्रोन्स तो में भी लिमिटलेस हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, परंतु फिर भी जो मिसाइल है करीब 3000 के करीब कहा जाता है उसके पास है जी। उसमें से करीब 500 उसने इस्तेमाल कर ली थी पिछले साल जब था, और अभी जो है उसने यहाँ पर भी काफी मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। तो अब ऐसा लगता है जो जब तक उसकी मिसाइलें चलती रहेंगी तब तक ये सर एक सवाल सर मुझे आपसे और पूछना है, ठीक है? सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास और रखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अमेरिका की नीयत पर अभी आरजू साहिबा सवाल खड़े करके गई हैं। हम भी बदलते वक्त में ट्रंप साहब के आने के वक्त से कई उतार चढ़ाव देख ही चुके हैं। पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड डायनेमिक्स में ट्रंप साहब ने जो सब कर दिया है, इन सबके बीच सर अगर अमेरिका के कैरेक्टर पर बात हो, अमेरिका की कूटनीति पर बात हो, तो पावर जहां है वहां से फैसले होते हैं, इसमें तो कहीं किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप युद्ध जैसा फैसला सर अगर लेते हैं, तो युद्ध का उद्देश्य क्या सिर्फ कहीं पर जाके आपने बम फोड़ दिया, मिसाइल गिरा दिया, यहां तक सीमित है, या उस क्षेत्र के भीतर स्टेबिलिटी हो, वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर हो, वहां पर एक जो कहते हैं ना अराजकता जैसी स्थिति ना हो, ये भी क्या आपके लक्ष्य में होता है? तो उसमें तो सर अमेरिका किसी परीक्षा में पास हुआ दिखाई नहीं दिया, चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान में भी सर लौट कर फिर तालिबान ही आया ना, उसके बाद पूरा युद्ध छेड़ दिया था आपने इतना बड़ा। तो इस लिहाज से ईरान पर जो अटैक किया गया, वो क्या सिर्फ एक फौरी उद्देश्य था, या एक कोई लॉन्ग टर्म विजन ईरान को लेकर? क्या करना चाहते थे आप ईरान के साथ? जी देखिए, मेरे विचार से लॉन्ग टर्म विजन तो वहां पर नहीं था, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं मालूम था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन द डे आफ्टर। मतलब अगर आप इनके जो शीर्ष नेता हैं, इनके सुप्रीम लीडर हैं, इनको आप खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके अगले दिन क्या होगा? आप रिजीम चेंज चाहते हैं, ये आप कह रहे थे। अभी तो मेरे ख्याल से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं थोड़े उसमें बदलाव आ गया है, परंतु शुरुआत उन्होंने की थी हमें रिजीम चेंज चाहिए। रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ईरान के बड़े मंत्री को मारने का दावा है। इसी बात का जिक्र भी अशोक सज्जनार भी कह रहे थे कि जब आपने सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया है, उनके समकक्ष जो लीडरशिप खड़ी थी, अगर 40 से ज्यादा नेताओं को आपने मार दिया है, तो उसके बाद रेजिम चेंज के मायने आपके लिए क्या हैं? इंटेलिजेंस विभाग के डेप्यूटी मिनिस्टर हमीदी, इनकी को मारने का दावा है, इनकी मौत का दावा इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन अशोक जी देखिए सर, यही बड़ी बात है, फिर रेजिम चेंज के मायने क्या है आपके लिए, क्या है आपकी परिभाषा में? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए वो उस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाए थे, और अगर आपने सुने होंगे जो ये इनके इजराइल के एम्बेसडर हैं यहाँ पर, रिवन नजार, आजकल वो जेरूसलम में हैं, वहां से उन्होंने कहा देखिए हमारा तो काम था वहां पर जो ये सत्ता है उसको वहां से हटाना एकदम, और उसके बाद जो वहां पर सत्ता आनी है वो तो ईरान के जो लोग हैं वही वो निश्चित करेंगे जो कौन सी सत्ता वहां पर आएगी, हम नहीं उसको निश्चित करेंगे। तो इसीलिए जी
ठीक है। तो इसीलिए वहां पर हम निश्चित नहीं करेंगे जो वहां पर क्या है, तो ये उनको करने दीजिएगा। परंतु मेरे विचार से ये बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्सल है, क्योंकि वहां से ये बात भी हो रही थी क्या वहां पर रजा पहलवी आएंगे, वो उनकी जगह लेंगे, उनको अगर प्रमोट किया जाएगा, उनको एंडोर्स किया जाएगा, परंतु ऐसी कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे विचार से अब हमारे पास दो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो बताएंगे। देखिए, मिलिट्री के बाद मिलिट्री का एक एंड गेम होता है, एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे भारत का था। जब ऑप सिंदूर हमने शुरू किया तो तब हमें ये था, जो हमने उनके जो भी वाले ठिकाने थे, टेररिस्ट एरियाज थे, उन सबको हमने ध्वस्त करना, उन सबको हमने नष्ट करना, और हमने पूरे एस्केलेशन पर डोमिनेट किया। एस्केलेशन कैडर को हमने देखा जो हम इसको और आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसीलिए 88 घंटे के बाद हमने उसके ऊपर रोक लगा दी, नहीं तो हम और आगे भी चल सकते थे। कर्नल सिंह, एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछूं जरा? अच्छा ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए। एक हाइपोथेटिकल सवाल है सर। इजराइल हर बात पे कहता है उनके एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो हमने मिसाइल गिरा दी, हमने बम मार दिया, हमने अटैक कर दिया। अमेरिका सपोर्ट में आ जाता है, पूरी दुनिया ने देखा है। सर, भारत क्या कभी इस स्थिति में हो सकता है? हमें भी तो खतरा है पाकिस्तान से। नहीं, हम भी तो कई बार ये चीज सोचते हैं कि वहां से जिस तरह के हाइपोथेटिकल सवाल, इसीलिए मैंने कहा, लेकिन क्या कभी भारत हो सकता है इस स्थिति में? ये अगर एक क्वेश्चन की तरह आपने मेरे सामने डाला है और सिर्फ मुझे आंसर करना है हाइपोथेटिकल, अगर यही नया न्यू नॉर्मल है कि किसी भी क्रिमिनल को, मदुरो को अगर उसके देश से उठाया जा सकता है और जेल डाला जा सकता है, इसी तरह अगर आप हम भी तो बोल सकते हैं ना, मुनीर साहब को सत्ता से हटाइए। मैं आ रहा हूं, मैं इसीलिए मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। और दूसरा है कि चलिए जी, आपको जो खमेनी साहब है वो पसंद नहीं है, उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर ये दुनिया का न्यू नॉर्मल है तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता है आपको करना चाहिए। और अगर नहीं भी करना चाहिए, पूरी दुनिया इस समय एक तरफ से ये जरूर कह रही थी मदुरो को नहीं उठाना चाहिए था, ग्रीनलैंड के ऊपर दादागिरी करने की, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कनाडा को भी आप अपना देश बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप ईरान के ऊपर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन आप पूरी रिजाइम चेंज करने वाले होते कौन हो? अगर उसकी पब्लिक चाहती है या नहीं चाहती है, अगर यही न्यू नॉर्मल है, वेल देन इंडिया हैज अ राइट, इंडिया शुड ऑल्सो कंसिडर इट। ये कब तक करेंगे? सर ने बोला है बड़ी अच्छी सी बात, मैं आपको बोल रहा हूं कि हुआ क्या, हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डाला था टेररिस्ट कैंप। बड़ी खबर आ गई है सर। हाँ, बड़ी खबर आ गई है अबू धाबी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, क्योंकि देखिए जो प्रभावित क्षेत्र है वहां से बड़ी खबर आ रही है। बैप्स का जो हिंदू मंदिर है उसे बंद कर दिया गया है। ये नया मंदिर है, वहां पर बड़े आकर्षण का केंद्र भी जाता है, बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं। वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर देखिए अब ये फैसला लिया गया है। अबू धाबी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बैप्स टेम्पल को बंद किया गया है। हिंदू समुदाय के लिए तो वो आस्था का विषय है ही, लेकिन दूर दराज से भी जो टूरिस्ट वहां जाते हैं, श्रद्धालु वहां जाते हैं, उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र रहता है। तो दुनिया के जो प्रमुख केंद्र हैं कैसे इस वक्त युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी एक तस्वीर कम से कम संकेतों में भी यहां दिखाई दे रही है। मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दीजिएगा। मैंने बोला हमने 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक करी, अब आर्मी की बात कर रहा हूं, और उसके बाद हमने अपनी गवर्नमेंट और उनकी परमिशन के साथ पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया हमारा ऑपरेशन यहां खत्म है, हम इसे और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने एस्केलेट किया, हमने अपनी गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, उन्होंने कहा चलिए जी कर लीजिए। हमने उनके 11, 12, 13 एयरफील्ड नष्ट कर दिए। उसके बाद अगेन हमने अपनी गवर्नमेंट को एक वो सिचुएशन दी कि इसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन वहां से पता चला वो और आगे जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट का जो आर्मी चीफ ने पॉइंट ब्लैंक कहा, ये आर्मी डे वाले दिन, इस वाले जनवरी के आर्मी डे वाले दिन, उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन उस शाम को हमने जो कुछ करना था उसकी गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी थी। और आपने देखा कि कैसे चीजें, जो ये एस्केलेशन लैडर की बात जब चलती है ना, तो एस्केलेशन लैडर के 2 पार्ट हैं। एक है मेरा ये मजबूत पार्ट, दैट इज माय आर्मी, जो आपको मिलिट्री डिप्लोमेसी देती है, और एक है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो आपकी सरकार आपको देती है। आई थिंक इंडिया वन दैट वॉर ओनली बिकॉज ऑफ दैट। एयर कमोडोर बेल साहब, मेरा आपसे यही सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल ही है, लेकिन मुनीर साहब से खतरा है भारत को, और उनकी जो अप्रोच है वो तो अलग अलग ग्लोबल मंचों पर किस तरह के बयान दे चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल सर यही है कि जब हम ये बात करते हैं कि इजराइल को लगा कि उनके एग्जिस्टेंस को खतरा है ईरान से, अमेरिका उनके सपोर्ट में आ गया, लेकिन ईरान के पास क्या वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई उनके सपोर्ट में आएगा, कौन कौन आएगा, और इसीलिए बार बार मुस्लिम ब्रदरहुड का सवाल भी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मीनाक्षी जी जो है ना, मुनीर को मरवा के छोड़ेंगी।
नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात निकल कर आए जो बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं तो उनके दिल की भी बात हो। एक चीज अब एज अ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की बात करना चाहता हूं मैं, विदाउट गेटिंग इमोशंस इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप देखिए जो अभी के इंसिडेंट हुए थे, कराची वाला इंसिडेंट हुआ था, या फिर जो अफगानिस्तान के साथ इनकी लड़ाई चल रही है और काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, उसमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो समय के हिसाब से पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान के अंदर कम होती जा रही है। ये आपके साथ बात करते करते सडनली मेरे माइंड में आ रहा है। Absolutely. तो और क्या हो रहा है कि जो मिलिट्री का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और जो मिलिट्री की डिसीजन मेकिंग है, वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को ओवररूल कर रही है, ओवरटेक कर रही है। ब्रेक का टाइम है। हाँ, कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए। बस मेरा यही कहना है कि अगर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के जनरल्स हैं जो कि इन सब को एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं टेररिज्म को, तो हमारे पास पूरा राइट है हमारी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखते हुए कि हम मुनीर साहब को, उनके आईएसआई के डीजी को जरूर बिल्कुल को टारगेट करें, ताकि आगे से कभी भी ऐसे हमले ना हो भारत। डिफेंस के गेस्ट के साथ जो हमारा स्टीम पैनल है, एक बड़ी बात उनकी तरफ से यहां पर निकल कर आई है और भारत को यह सोचने का हक यकीनन है, क्योंकि बॉर्डर के पार अगर पाकिस्तान है और वहां से जो भारत के खिलाफ होता है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं होने, अतिशोक्ति यहां पर नहीं बात हो रही है।